नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 4 कक्षा 10वीं। विषय हमारा गणित रहेगा। हमने 3 अभ्यास प्रश्न पत्रों के केस स्टडी वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर किसी ने नहीं देखे देख लेना। और अब अगर आज आ गया हमारे पास लास्ट अभ्यास प्रश्न पत्र आ गया 4, ठीक है। इसको भी करेंगे हम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ऐसा ही आना है। पहले वाले जो अभ्यास प्रश्न पत्र थे वो ज़्यादा टफ थे, उनमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले। अब वाले क्वेश्चन पेपरों में काफ़ी इजी दे रखे हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव में आपके बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, एकदम ऐसे ही आपका पेपर आएगा। तो पूरा पेपर नहीं कराऊंगा मैं, सिर्फ केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। और बाद में समय रहेगा तो आपको बाकी क्वेश्चन भी हम रिपीट करवा देंगे। तो सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया है। एक इंजीनियर सुंदर और स्वस्थ वातावरण हेतु योगदान देने के लिए मेट्रो के सभी स्तंभों को हरा भरा बनाने की योजना बना रहा है। वह सभी स्तंभों को पौधों से ढकना चाहता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब हमें पहला प्रश्न है इसमें, स्तंभ का आकार कैसा है। बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्तंभ, एक तो ये है, एक ये है। तो कैसा आकार दिखाई दे रहा है, बेलन के आकार का। घनाभ भी नहीं है, घन भी नहीं है, आयत भी नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं नीचे की ओर, थर्ड पेज पे आ गए हम। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है स्तंभ के किस भाग को पौधे से ढका जाना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्तंभ के किस भाग को पौधे को ढका जाना है, एक बार देख लेते हैं। ऊंचाई को ढका जाना है, नहीं। वक्र पृष्ठतल को ढका जाना है, यस, ये वाला आपका आंसर होगा। संपूर्ण पृष्ठ को नहीं, आयतन को नहीं, क्योंकि जहाँ पौधे लगाने हैं, मैं बता देता हूँ, ये वाला पार्ट है आपका जहाँ पौधे लगेंगे। ना तो इस पार्ट पे पौधे लगेंगे, सिर्फ इस पार्ट पे पौधे लगेंगे। ये ऊपर तो यहाँ टच हो गया, ऊपर पुल के नीचे ज़मीन में, तो ये इस पार्ट पौधे में, इसको क्या बोलते हैं आप, वक्र पृष्ठ बोलते हो। तो वक्र पृष्ठ पे इस पे पौधों से ढका जाना है। बेलन, अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार स्तंभ के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। स्तंभ का आयतन क्या होता है, बेलनाकार स्तंभ का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पूरे का आयतन निकालना यानी बेलन का आयतन, ये ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ऊंचाई एच और आधार की त्रिज्या आर वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू में आर प्लस एच। तो आपका कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, बी। पांचवा क्वेश्चन है, यदि स्तंभ की ऊंचाई एच 21 मीटर हो, आधार की त्रिज्या 1 मीटर, तो स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पूरे को रफ कर लेता हूँ, ये निकाल लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो एक बार साइड में कर लेता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया आपको दिया गया है ऊंचाई एच 21 मीटर दी हुई है, और त्रिज्या आर दे रखी है 1 मीटर, और ये आपका होता है बेलनाकार। इसका आयतन हमें निकालना है। ये त्रिज्या दे दी 21, और ये ऊंचाई कहलाती है जो 1 मीटर दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। इसका आयतन निकालना है, सॉरी, इसका निकालना वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2πr/h। पाई की वैल्यू हम 22 से 7 लेते हैं। पेपर में अगर 3.14 दी है, 3.14 तो वो लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो पाई की वैल्यू 22 से 7 मान के चलनी है, ठीक है। यही पुट करनी है आपको। आर की वैल्यू कितनी है, 21, और एच इंटू एच था, एच की वैल्यू 1 है। 7 या 21, 22 या 66, 66 दूनी 132 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं 18 पे, इजी है ना। तो जिन विद्यार्थियों के पास बेसिक है वो तो तैयार रहे पहले से, ऐसा ही पेपर आपके आना है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो जिनके पास स्टैंडर्ड है वो थोड़ी सी और तैयारी कर लें। तो सीमा 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। उसने कई बार मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। एक दिन उसने मेट्रो स्टेशन की छत पर ध्यान दिया। उसने देखा कि यह एक गणितीय आकृति है जो उसने गणित की कक्षा में सीखा है। घर आकर सीमा ने आकृति का निम्न ग्राफ बनाया है। अब ध्यान रखना, आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, इसका मतलब चैप्टर 4 से आपका स्टडी आना ही आना है, ठीक है। तो उसने देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ये तो आपका क्या है, परवलयाकार का है, क्वाड्रेटिक बोल दो जिसको आप। और ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु काट रहा है, तो -2 पे 1 2 पे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब।
तो पहला क्वेश्चन है सीमा मेट्रो की छत के किस आकार के रूप में दर्शाती है? सर्पिलाकार यूँ होता है, ये सर्पिलाकार नहीं है। अंडाकार आपको पता है। रैखिक होता है सीधी रेखा में, ये भी नहीं है। परवलय है ये, परवलयाकार होता है ये यूँ बोल दो, ये इसको यूँ बोल दो, ये इस तरह लिख दो, ये परवलयाकार का है। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, इस आकृति के कितने शून्यक संभव हैं? तो दो स्थान पर काट रही है ना एक्स अक्ष को, तो दो शून्यक हो जाएंगे। तो 2 पे काट रही है, किस पे? 3 पे काटती 3 हो जाते हैं, तो 2 ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। इस ग्राफ के अनुसार आकृति के शून्यक हैं, कौन कौन से शून्यक है जहाँ पे काट रही है? एक तो -2 और एक 2, ये शून्यक हो जाएंगे। -2 और 2 पहला ही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आकृति के ग्राफ के बहुपद की अभिव्यक्ति क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। इससे पहले ये अगला क्वेश्चन है, यदि x = 1 है तो बहुपद का मान क्या होगा? तो पहली बात है कि बहुपद निकालना पड़ेगा जिनके शून्य क्या हो, -2 और 2 हो। यानी ये जो दिया हुआ था ना आपके पास, इसका बहुपद निकालना पड़ेगा क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं बहुपद। देखिए यहाँ पे -2 और 2 क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे शून्य दिए हुए हैं। तो एक बार तो क्या कर लो, शून्यों का जोड़ निकाल लो। कितना हो जाएगा? -2 + 2 कितना हो गया? 0, शून्यों का योग। एक बार शून्यों का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो गुणनफल क्या हो जाएगा आपके पास? -2 दूनी 4। ठीक है, ये तो हो गया योगफल 0 और गुणनफल होगा 4 दोनों शून्यों का। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है x² माइनस, यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा आता है, यानी दोनों आपके जो शून्यक है उनका जोड़ और प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला होता है शून्यों का गुणनफल। x² शून्यों का योग क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा, योग कितना? 0, तो 0 × में x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना? -4, यानी गुण का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा आपके पास? x², ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे क्या बचा? -4। तो ये आपका क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। डी आपका x² -4 है, ये वाला। इसका एक और तरीका है, आप पता है -b/a क्या होता है? शून्यों का योग होता है, जो 0 आ रहा था हमारे पास। c/a क्या होता है? शून्यों का गुणनफल होता है, जो हमारे पास कितना आया था? -4। -4/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। देखिए तो a की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे भी आप कर सकते हो। कंपैरिजन करो, a की वैल्यू कितनी होगी? 1, b की वैल्यू क्या होगी ऊपर से, कंपैरिजन कर दो 0, c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? -4। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है ax² + bx + c आपके पास क्या है? मानक रूप होता है बहुपद का। तो a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो x² ही आ जाएगा, प्लस bx है, b की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितने? -4। तो ये भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, तो जैसा भी आपको ईजी लगे वैसे आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि x = 1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा? तो हमारे पास बहुपद क्या था? x² - 4। अब क्या रख देंगे इसकी जगह? हमें इसका मान निकालना है x = 1 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। 1 रख दिया, -4 कितना आ गया? 1 - 4, यानी -3 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। कुणाल ने ट्रस ब्रिज को पार किया, उस ट्रस पुल की आवश्यकता के बारे में सोचा। ट्रस ब्रिज में त्रिकोणीय आकार में निर्मित संरचनाओं का उपयोग होता है। पुलों की संरचना में समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वे समान रूप से अनुपात को बदले बिना वजन वितरित करते हैं। जब आयताकार आकार पर बल लग जाता है तो यह समतल हो जाता है। उसने त्रिभुजों और उनकी समरूपता के बारे में सोचा। पुल के बारे में देख लेते हैं। पुल ऐसा क्यों बनाया जाता है तो आपको पता चल गया, इसने बता दिया है। नेक्स्ट पेज आ गया अपना। ये ऐसे पुल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज के हैं सारे पुल। ये देखो समबाहु त्रिभुज है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज इसलिए बना रखी ताकि इनका वजन जो है समान रूप से पड़े सभी पे। तो पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज में सही भुजाएं समान हो तो प्रत्येक कोण कितने का होता है? समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होगी, इसका मतलब कोण भी सारे समान होंगे। सारे कोण समान और सभी कोणों का योग 180 डिग्री, तो सभी 60-60 के हो जाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों के लिए कौन सा
समरूपता मापदंड नहीं होता है। एंगल समरूपता ये तो होता ही है। SAS समरूपता ये भी होता है। SSS समरूपता यानी भुजा समरूपता ये भी होता है। RHS नहीं होता है। RHS तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड होती है। RHS कोई समरूपता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर था तीसरा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। देखो ये हमें निकालना है, इसकी ऊंचाई ये h निकालनी है। तो यहाँ से h क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू में a होता है। a मतलब इसकी भुजा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू a। ये √3/2 इंटू भुजा बोल दो, 2 6 12 यानी 6√3 आपका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से अलग कलर ले लेता हूँ मैं। ये भी 6 होगा, इधर ये भी 6 होगा। समकोण त्रिभुज का नियम लगा दो, यानी आपको h निकालनी, तो h क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। अब कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय को कहते हैं। पहले देख लो क्या बोल रहा है। ये त्रिभुज होगी, इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, एक भुजा के समांतर, इसके समांतर मान लेते हैं, एक हमने रेखा खींच ली। तो ये अन्य भुजाओं को, ये ABCDE मान लिया, यानी BE समांतर CD बोल दिया इसने। तो अन्य भुजाओं को क्या करेगी, ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो कौन सा प्रमेय होता है वो, थेल्स प्रमेय होता है। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला है थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम नहीं होगा, विलोम उल्टा होता है। यदि दोनों भुजाओं को अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये उल्टा हो जाएगा इसका प्रमेय। नेक्स्ट देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आ गया पाँचवा क्वेश्चन में क्या बोला, यदि त्रिभुज ABCDEF में AB/DE BC/FD के बराबर हो तो कौन सा एंगल इक्वल होगा। देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि AB बाई इसने दे रखा DE। अब यहाँ पे त्रिभुज कैसी बनेगी, ABEC ले ली, और यहाँ पे आप क्या बना दो, दूसरी ओर देख लो, BC के बटे में कौन सी ले रहा है, ये FD। BC के बटे में FD, यानी आपकी जो है FD यहाँ पे होगी नीचे की ओर, और यहाँ पे E हो गया, ये है। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, अब देख लो, A तो E के इक्वल होगा, B D के इक्वल होगा, C F के इक्वल होगा। देख लो कौन सा सही है। A F के ये भी नहीं है, B D के ये तो सही है, और देख लो A D के ये भी सही नहीं है, B E के ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन C उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कैसे लिखने मैंने बता दिया। A भी यहाँ है तो इसके साथ में इधर मैंने DE लिखा क्योंकि इसके नीचे DE है, ठीक है। BC के नीचे क्या है, FD है, मैंने FD लिख दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग इनके कौन इक्वल हो जाएंगे, फिर जैसे आपको बोला गया है अनुपात में वैसे ही आपको उनको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आना है पेपर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पक्का करके चलना। ये शायद आपके तीसरे चैप्टर से है या चौथे से है, देख लेना। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, ये तो वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस 4 बिंदु दिए हुए सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन पे आधारित प्रश्न है। पहला तो ये है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P के निर्देशांक, जब भी निर्देशांक ज्ञात करने हो तो इनको मिला लो। नीचे मिलाया, कहाँ मिल रहा है, 1 पे। ये किस पे, एक्स एक्स पे है, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1। और फिर देख लीजिए इधर कहाँ मिल रहा है, 6 पे। यहाँ वाई की वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, 6, तो 1 6 हो गया। क्यों के भी लिख लो, ऐसे काम आएंगे आपके। क्यों के हो जाएंगे, नीचे कहाँ मिला, 3 पे, 3, और इधर सामने 6 पे। ऐसे ही आर नीचे मिल रहा है 4 पे और सामने 6 पे मिल रहा है। ऐसे ही एस नीचे मिल रहा है इस पे 6 पे, 6 पहले, और इधर भी ये कहाँ मिल रहा है, सामने 6 पे। तो इन ध्यान रखना, इनका जो भुज है, ये पहले वाली संख्या मैंने आपको बताई थी बोर्ड पे, भुज होता है ये वाली वैल्यू, और कॉमे से उस साइड वाली वैल्यू यानी जो वाई की वैल्यू है कोटि कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आगे। अब ये वैल्यूज मैंने मिटा दी है क्योंकि आगे बढ़ना हमें। अब देख लेना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु पी क्यू आर एस के लिए क्या असत्य है, क्या असत्य है। पी क्यू आर एस की कोटि समान है,
ये तो सत्य है, कोटि समान थी ना सभी का, जो कोमे से इस साइड की संख्या y वाली 6 आ रही है, वैसे भी देख लो सभी इधर जो कोटि पे है 6 पे मिल रहे हैं। लेकिन इनकी जो भुज है p की ये है, q की ये सारी इसकी भुज है, यानी जो x की वैल्यू भुज कहलाती है और y की वैल्यू कोटि। तो ये भी सही है। पी क्यू और आर एस इक्वल है, ये भी सही है। देखो पी क्यू आर एस के बीच की दूरी बराबर है। और पी एस 6 इकाई है, पी एस 6 इकाई नहीं है, 1 इकाई इसको मान लो डब्बे को, 2 इकाई, 3 इकाई, 4, 5 इकाई है, ये गलत हो जाएगा। पी क्यू आर एस सरेखी है, सरेखी होती है एक ही रेखा में, देखो पी क्यू आर एस एक ही रेखा में है, तो ये भी सत्य था। ठीक है, बस एक गलत हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर पेज 5 पे निकाल लेते हैं, लास्ट यही है आपका। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, साथ में निकालना पड़ेगा दूसरा पेज भी हमें। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन था पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। तो पी तो आपका आ गया था, मैं बता देता हूँ, 1 और 6 आया था, और क्यू आपके पास आया था 3 और 6, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर, ये होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो है आपके x1 y1 और वे हैं आपके x2 y2। लगा दो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 इसका स्केयर प्लस और y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 6 इसका स्केयर। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का स्केयर, 6 माइनस 6 0 का स्केयर करोगे 0 ही आना है, तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस 0, इसका मतलब 4 का रूट, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 इकाई उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। इसका रफ कर रहा हूँ मैं, नोट कर लेना जो नोट करना चाहें। नेक्स्ट देखिए आपका, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, इतना ही जूम होगा। देखिए आर और एस के ठीक बीच में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आर और एस कौन सा है, पी और एस, सॉरी पी था आपका अभी भी निकाला था हमने 1 और 6, और एस आपका आ जाएगा 6 और 6। बीच के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। x1 प्लस x2 मतलब पहले वाले दोनों को जोड़ लो, 1 और 6 को जोड़ लो बटे 2 कोमा लास्ट के दोनों को जोड़ लो, दोनों के 6 प्लस 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा, और आपका 6 और 6 12 बटे 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 बटे 2, 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 7 बटे 2 और 6। अब 7 बटे 2 का मतलब है 3.5, भाग दे दिया इसने, तो ये उत्तर होगा 3.5 और 6, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, रेखाखंड पी, ये वाला क्वेश्चन है, रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु इसे अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये निकालना है। ठीक है, यानी सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है पी और क्यू का। अब याद रख लेना, मैं इसको साइड खिसका रहा हूँ, तो चलिए निकाल लेते हैं। पी और क्यू का निकालना है, ये आपके पास है 6 और 1, और क्यू आपके पास था 6, सॉरी 3, ये भी गलत लिख दिया क्या मैंने, पहले 1 लिखा जाएगा, 1 और 6, मुझे लगता पहले भी गलत कर दिया हमने क्वेश्चन, कोई ना देख लेते हैं। और यहाँ क्यू के निर्देशांक आएंगे 3 और 6, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके में क्या क्या बोल रहा था देख लेते हैं एक बार। इसने बोला पी क्यू का मध्य बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, पी क्यू का मध्य बिंदु निकालो पहले, तो क्या होगा पी क्यू का मध्य बिंदु, डायरेक्ट निकाल दूँ, मान ले पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, मैं मान लेता हूँ, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1 प्लस 3 बटे 2 और साथ में 6 प्लस 6 बटे 2, कितना हो जाएगा 3 1 4 बटे 2 का 2 हो जाएगा, और 6 6 12 बटे 2 का 6 हो जाएगा। अब किस अनुपात में विभाजित करेगा ये निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन निकालना हो ना, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम मान लेते हैं कि जो m को उसको कर रहा है 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब m1 की वैल्यू होगी k, m2 की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है m1 प्लस m2
नीचे भी क्या लिखो m1 प्लस m2। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, यहाँ भी m1 प्लस m2 लिखो और नीचे भी m1 प्लस m2 लिखो। फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ m1 के साथ में तो हो जाएगा x2, m2 के साथ में x1, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा इंटू में y2, यहाँ पे y1। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ऐसे होता है। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा k प्लस, एक मिनट, k प्लस 1 और डिवाइड में k प्लस 1। ठीक है, मैं पहले वाले की वैल्यू निकाल रहा हूँ x की, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, बराबर 2 रख दूंगा, क्योंकि जो हमारे पास पूर्णांक आता है, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक जिस भी अनुपात में बांटता है उसके निर्देशांक जो आते हैं एक्स वाई, वो पहले से दिए हुए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे तो आ जाएगा 3, और x1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे गुणा में 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 3 क्या हो जाएगा और 1, इधर k प्लस 1 आ जाएगा और इधर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k प्लस क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 आ जाएगा। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा k, और ये 1 उधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। k की वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1:1, यानी 1:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अनुपात। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से अच्छे से कर लेना। अब मैं रफ कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा 1 मार्कर क्वेश्चन, जो पहले 1 से 16 क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, सभी सैम्पल पेपर के। ठीक है, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।